कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। लोक भवन देहरादून में 3 दिवसीय वसंतोत्सव का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया वसंतोत्सव का शुभारंभ। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। ऋषिकेश में रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की बैठक। यात्रा के सफल संचालन को लेकर लिए गए फैसले। चारधाम यात्रा में इस साल नहीं बढ़ेगा बसों का किराया। साधना प्लस न्यूज और पर्वतीय प्रेस क्लब की होली मिलन समारोह। राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों ने की शिरकत। फूलों की होली बनी आकर्षण का केंद्र। बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री ने दिया ज्ञापन। एनजीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को दिया ज्ञापन। मजदूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर दिया गया ज्ञापन। और रुड़की में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर प्रशासन सख्त। ड्रग विभाग और पुलिस के मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी। क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालकों में मचा हड़कंप। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोक भवन में 3 दिवसीय वसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि राज्यपाल ने इसका शुभारंभ किया, आगाज किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। आज से 1 मार्च तक चलेगा वसंतोत्सव। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों से प्रकृति, संस्कृति और इसके साथ ही साथ अपनी जड़ों से जुड़े रहने का आह्वान किया। इसके साथ ही बता दें कि नृत्य, लोकगीत और बैंड की मधुर प्रस्तुतियां सभी दर्शकों का मोह रही थी मन। अगले 2 दिनों तक अपनी संस्कृति को जानने और महसूस करने का मिलेगा अवसर। यह मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि अपनी सभ्यता और इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण मंच। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से की अपील, इन 3 दिनों को मनाएं उत्सव की तरह प्रकृति के साथ आत्मिक जुड़ाव स्थापित। हर्ष है। आज सचमुच एक मेले का, एक उत्सव का, एक सेलिब्रेशन की फीलिंग हो रही है। मुझे अत्यंत खुशी है कि लोक भवन के प्रांगण के अंदर में 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल वसंत उत्सव का हमने शुरू कर दिया है। श्री गणेश किया है, शुभारंभ किया है और जो एक्साइटमेंट है उसको देखकर हृदय बहुत प्रसन्न हो रहा है। सबसे सुंदर बात उत्तराखंड की है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं, योगदान देते हैं। आज जो हमने फूलों की क्वालिटीज को देखा है, ऐसा लगता है कि प्रभु का हमारे फूलों के ऊपर में खास एक आशीर्वाद है। उन फूलों की सुंदरता, उनका साइज, उनके अंदर में जो सुगंध है वो अपने आप से अलग है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हर किसान ने, हर प्रोग्रेसिव किसान ने जो बागवानी में बिलीव करते हैं, जो उनके अंदर पैशन है, लगन है, उन्होंने यहाँ पर अपने फूल को डिस्प्ले किया है और उन्होंने सबके साथ में साझा किया है कि इतने सुंदर फूल हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे फूल ही एक अर्थव्यवस्था में, हमारे पैशन में, हमारे पर्स में, हमारे इनकम में एक बहुत बड़ा इजाफा कर सकते हैं। दूसरा, मुझे अत्यंत खुशी हुई कि हमने अरोमा की एक महक क्रांति को जन्म दिया है। जब मैं देखता हूं कि जो प्राकृतिक आशीर्वाद हम सबके उत्तराखंड के ऊपर में है और जो हम परफ्यूम्स बना सकते हैं वो पूरे विश्व को दे सकते हैं। हमने जो पहले तिमरू का सेंट बनाया था वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। उसी प्रकार हर एक चीज का जो अरोमा है वो अपने आप से बिल्कुल अलग है, चाहे वो लेवेंडर है, लेमन है। और आज सबसे सुंदर बात क्या लगी कि इन सब का हमारी सेहत के ऊपर में, हमारे रियलाइजेशन के ऊपर में, हमारे रहन सहन के ऊपर में क्या असर होता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के चंद्रभागा बस स्टैंड स्थित कार्यालय से में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष भास्करानंदन भारद्वाज ने की। बैठक में चारधाम यात्रा 2026 के सफल संचालन को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि समिति ने इस वर्ष किराए में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी न करने का निर्णय लिया है। चारधाम यात्रा के लिए किराया
पूर्व की भांति ही रहेगा। ऐसे में बैठक में सर्वसम्मति से रोटेशन व्यवस्था का विधिवत गठन भी किया गया। इसमें उत्तराखंड की 10 परिवहन कंपनियां शामिल हुई और ये भी स्पष्ट किया गया कि उत्तराखंड में पंजीकृत सभी बसें इसी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित की जाएंगी। बैठक में अध्यक्ष भास्करानंद भारद्वाज के साथ गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल, टिहरी गढ़वाल मोटर के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह नेगी, रूपकोंडा समिति के अध्यक्ष भोपाल सिंह नेगी, सुधीर राय, नवीन रमोला, हर्षवर्धन सिंह रावत और कई अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अजय बधानी ने किया। और ऋषिकेश में साधना प्लस न्यूज टीवी चैनल और पर्वतीय प्रेस क्लब ने होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। ये कार्यक्रम देहरादून रोड स्थित फॉरेस्ट व्यू में हुआ। कार्यक्रम में आने वाले सभी अतिथियों का पुष्प वर्षा और चंदन का टीका लगाकर स्वागत हुआ। इस दौरान कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। फूलों की होली इस कार्यक्रम में लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी। मैत्री स्वयं सेवी संस्था के अध्यक्ष कुसुम जोशी ने पहाड़ की संस्कृति पर प्रस्तुति दी। साधना प्लस न्यूज टीवी चैनल के ब्यूरो प्रमुख एवं पर्वतीय प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमल शर्मा ने मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंटवाल, पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नगर पालिका अध्यक्ष नीलम बिजवा लोबान और आईजी सदानंद दाते और एसडीएम योगेश मेहरा सहित तमाम अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर साल प्रेस क्लब की होली मिलन समारोह में अलग अलग तरह के संस्कृति और झलकियां देखने को मिलती है जो राज्य की संस्कृति को संरक्षित करने का काम करती हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करने पर कमल शर्मा का आभार व्यक्त किया। पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि होली दिलों को जोड़ने वाला त्यौहार है, इसलिए लोगों को गिले शिकवे भुलाने की जरूरत है। कुसुम कंटवाल ने राज्यवासियों से होली के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को पुरस्कार देकर हौसला अफजाई भी की गई। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों ने चटपटे व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। सुनील दत्त थपलियाल के संचालन में चले कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सुशांत राय, ईश्वर शुक्ला, संजय शर्मा, सागर रस्तोगी, दीपक नारंग, नितिन मित्तल आदि ने कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। अतिथियों को टीका लगाकर पुष्प वर्षा करने वाली बालिकाओं को भी पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की गई। और वह ऋषिकेश से है दिन दहाड़े स्कूटी के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर एम्स में भर्ती है, जबकि दो युवकों को मामूली चोट आई है। पुलिस ने मामले में एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और दो हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक तीर्थ नगरी में गुरुवार की शाम को हुआ, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। व्यस्तम परशुराम चौक पर भक्ति की जगह खून खराबा देखने को मिला। वजह कोई पुरानी रंजिश नहीं बल्कि महज एक स्कूटी का विवाद रहा। बनखंडी और गंगानगर के लड़कों के बीच शुरू हुई तू मैं कब खून खराबे में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। स्कूटी मांगने और देने के चक्कर में बात इतनी बिगड़ी कि एक पक्ष ने सीधा चापड़ निकाल लिया। बीच सड़क पर सार्थक नाम के युवक पर चापड़ से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना खौफनाक था कि युवक के हाथ की उंगलियां कट गई और सड़क खून से लाल हो गई। जब तक लोग कुछ समझ पाते, चौक रण क्षेत्र में बदल गया। लहूलुहान सार्थक को तुरंत सरकारी अस्पताल और एम्स ले जाया गया। सीओ नीरज सेमवाल ने बताया कि एम्स में भर्ती घायल के मित्र की तहरीर पर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस घटना से परशुराम चौक के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों ने इस घटना को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
26/2/2026 को सायंकाल 3:30 बजे के आसपास ऋषिकेश के परशुराम चौक के पास दो पक्षों में स्कूटी को लेकर के आपसी विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के आयुष मित्तल व अनित गुप्ता द्वारा नारियल काटने वाले चाकू से दूसरे व्यक्ति सार्थक पर हमला किया गया, जिससे सार्थक पर गंभीर चोटें आई, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। दोनों पक्षों का पुलिस के द्वारा मेडिकल कराया गया और वादी सार्थक के मित्र की तहरीर के आधार पर आयुष मित्तल व अनिरुद्ध गुप्ता, जिन्होंने धारदार हथियार से हमला किया था, उन पर गंभीर धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। रुड़की में प्रतिबंधित और नारकोटिक्स दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ड्रग विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर रुड़की के चंद्रपुरी क्षेत्र स्थित मेडिकल स्टोर पर औचक छापेमारी की, जिससे क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में गंगनहर कोतवाली पुलिस की टीम भी शामिल रही। ये छापेमारी अपर स्वास्थ्य सचिव और अपर आयुक्त के निर्देशों पर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान का हिस्सा है। विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी, कुछ स्टोर बिना रिकॉर्ड के नारकोटिक्स दवाएं बेच रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने स्पष्ट किया है कि नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक की लिखित पर्ची पर ही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी संचालक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के विफल रहता है तो या गंभीर अनियमितता पाई जाती है तो उसका लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जा सकता है। साथ ही जो कि संचालक जांच से बचने के लिए दुकानें बंद कर भागे हैं, उन्हें चिन्हित कर उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव और हमारे अपर आयुक्त द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि जितनी भी मेडिकल स्टोर हैं, जिन मेडिकल स्टोर्स के द्वारा जो है नारकोटिक यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग्स जिनको कहा जा सकता है और उनका दुरुपयोग हो रहा है, उन मेडिकल स्टोरों पे जो है जो भी अगर गलत तरीके से दे रहा है, सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। आज कुछ मेडिकल ऐसे थे आज जिनकी हमें शिकायत मिली थी कि उनके द्वारा जो है सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा है। आज मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा यहाँ पे जो है हमारे द्वारा विजिट किया गया है, जिसमें इस मेडिकल स्टोर पे हमारे द्वारा नारकोटिक दवाइयाँ जैसा कि सभी दुकानों पे होती हैं और यहाँ पे फार्मेसिस्ट भी है हालांकि, बट इनके द्वारा अभी जो है रिकॉर्ड जो नारकोटिक दवाइयाँ हैं, ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम, कोडीन, कफ सिरप वगैरह, उसके जो वो हमारे द्वारा देखे जा रहे हैं और अगर ये बिल दिखाता है तो उसके अकॉर्डिंग, ना दिखाता है तो उसकी जो भी इसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, जल्द लौटते हैं। नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता और बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून
प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के प्रदेश मंत्री आर्यन देव ओनगाल ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी को मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया। वहीं एमजीडीए के उपाध्यक्ष ने आर्यन द्वारा दिए गए ज्ञापन पर विचार करने और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। ज्ञापन में अमावस्या कॉलोनी छोटी छोटी कार पार्किंग, छोटे निर्माण कार्य के लिए नीति के पुनरावलोकन की बात कही गई है। आर्यन देव ओनियाल ने कहा कि मसूरी क्षेत्र में आवासीय व्यवस्था, पॉकेट पार्किंग और भवन मानकों में व्यवहारिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाए जाने के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की गई है, जिस पर एमडीडीए उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि शीघ्र समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, मैंने आज हमारे एमडीडीए के वीसी श्री बंशीधर तिवारी से मुलाकात करी और मसूरी के डेवलपमेंट रिलेटेड 3 प्रमुख बिंदु उनके सामने रखे। इसमें से पहला बिंदु था कि जितने भी हमारे मसूरी के गरीब लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, वो 2 कमरे बनाए तो उनका चलान कट जाता है, सीलिंग हो जाती है, परिवार बढ़ता है और जिम्मेदारियां बढ़ती है। कभी 2 कमरे और बनाएंगे तो रेनोवेशन करना पड़ता है लोगों को। तो इस परेशानी से ना होते पॉलिसी रिविजन हो, एक ऐसी पॉलिसी बने जहाँ गरीबों और अमीरों में भेदभाव ना हो, और जो भी अपना घर बना रहे हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए, रेजिडेंशियल यूज के लिए काम कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कतें ना है। दूसरा, एक आवासीय कॉलोनी का बहुत पुराना मुद्दा था, जिसमें आवासीय कॉलोनी जरूर बननी चाहिए, और अगर जमीन के अधिग्रहित का मामला है वो अपने आप में डिपार्टमेंट सॉल्व करे एक दूसरे के साथ। और जरूर था कि जितनी पॉकेट पार्किंग मसूरी में बने उतना ही भला है, रोड किनारे गाड़ियां ना लगे, कोई निजी भूमि, सरकारी भूमि को परमिशन मिले, और मसूरी की जो ट्रैफिक की व्यवस्था। और आगे बढ़ेंगे। डीएम सविन बंसल के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रबोधन कार्यालय ने राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र नारी निकेतन की संवासियों को शहर के सिटी पार्क में भ्रमण कराया। जिला प्रशासन के इस संवेदनशील और मानवीय पहल का उद्देश्य नारी निकेतन में निवासरत महिलाओं को सकारात्मक, खुला और प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना, उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना रहा। भ्रमण के दौरान समाज संघों ने पार्क के प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली, स्वच्छ वातावरण और खुले आसमान के नीचे समय व्यतीत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान ने सम्मानवासियों डांस आदि एक्टिविटी पर आनंद लिया और सम्मानवासियों को सिटी पार्क में ही दिन का भोजन कराया गया। लंबे समय बाद बाहरी वातावरण से जुड़ाव मिलने पर उनके चेहरों पर संतोष और आत्मविश्वास स्पष्ट रूप से झलक रहा था। इस अवसर पर सम्मानवासियों ने सामूहिक रूप से टहलना, आपसी संवाद, हल्की मनोरंजक गतिविधियों और प्रकृति के बीच समय बिताकर मानसिक सुकून का अनुभव किया। डीएम सविन बंसल ने कहा कि समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों के प्रति प्रशासन की जिम्मेदारी केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की ओर अग्रसर करना ही उतना ही आवश्यक है। नारी निकेतन की संवासियों के लिए ये पहल उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला अल्मोड़ा जिले के बसोली क्षेत्र का है, जहां एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हृदय विदारक दुर्घटना में 1.5 साल के एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि वाहन में सवार लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तभी बसोली के समीप चालक ने नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क के नीचे खाई में जा गिरा। इस बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक 1.5 वर्षीय बच्चा, एक महिला और एक पुरुष की मौके पर मौत हो गई। कुछ अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय निवासियों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शवों को खाई से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस फिलहाल हादसे के सटीक कारणों की जांच कर रही है। इस घटना के बाद पूरे बसोली और आसपास के गांव में मातम पसरा हुआ है। मासूम बच्चे की मृत्यु ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। आगामी कुंभ 2027 को लेकर हरिद्वार में मेला प्रशासन अब संत समाज के साथ लगातार मंथन में जुट गया है। अखाड़ों के साथ बैठक के अगले ही दिन मठ मंदिर और आश्रमों से जुड़े संतों को बुलाकर प्रशासन ने तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की, जहां साधु संतों ने सीधे तौर पर अपनी जरूरतें और सुझाव प्रशासन के सामने रखे। बैठक में भूमि आवंटन, सीवर व्यवस्था, आवागमन और मूलभूत सुविधाओं जैसे अहम मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई। वहीं संतों ने साफ कहा कि कुंभ मेले की अवधि तक आश्रमों और धार्मिक स्थलों के बिजली पानी के बिल पूरी तरह से माफ किए जाने चाहिए। मेला प्रशासन का कहना है कि इस बार कुंभ को व्यवस्थित और विवाद मुक्त बनाने के लिए हर पक्ष की राय ली जा रही है, ताकि आयोजन के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था सामने न आए। इससे पहले अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ पेशवाई संतों के ठहराव और आंतरिक व्यवस्थाओं पर भी मंथन किया जा चुका है। संत समाज का मानना है कि आध्यात्मिक भव्यता तभी संभव है जब व्यवस्थाएं मजबूत हो। वहीं प्रशासन संवाद के जरिए कुंभ की रूपरेखा अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। जो यहाँ चर्चा हुई है, तो जो कुंभ रहता है उसमें 2 पक्ष रहते हैं। एक तो बहुत बड़ा पक्ष हमारे अखाड़ों का होता है। अखाड़ों के लाखों लाख नागा आते हैं और अखाड़ों को बहुत बड़ी व्यवस्था उसकी करनी है। उन नागाओं के धुने लगते हैं, तनी लगती है, तो वो विषय अखाड़ों ने मेला प्रशासन के सामने रखा है। उसके अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, वो कुंभ में बड़े बड़े शिविर लगाते हैं, जहां हजारों लाखों लोग आकर रहते हैं। तो उनको जो कुंभ के दौरान समस्याएं आती हैं, बिजली की है, पानी की है और लैट्रिन बाथरूमों की है, तो वो सारी जो आती हैं वो आज रखी गई हैं समस्याएं, जो मेला प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से उनको देखिए। हमारे हरिद्वार का जो स्थानधारी संत है, उन लोगों ने पूर्व में भी एक बैठक की थी और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव संतों ने कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उस समय विचार विमर्श किया था। उसी क्रम में आज मेला अधिकारी द्वारा ये बैठक आहूत की गई है और ये भव्य दिव्य मेला कैसे संपन्न हो, इसमें सभी पूज्य संतों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और सब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कि हरिद्वार एक कुंभ नगरी है और कैसे जो आने वाला यात्री है उसको सुविधाएं मिले, उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, ऐसी बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। बहुत ही अच्छा आयोजन कुंभ का हो, इसको लेकर सभी संतों ने अपने सुझाव रखे हैं और शासन प्रशासन इन सुझावों के साथ तालमेल करके ये 2027 का दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां एसएसपी प्रवीण डोभाल ने पहले मासिक बैठक की है। इस बीच अधिकारियों को कड़े निर्देश भी देते हुए नजर आए। जी हां, बता दें पहली अपराध गोष्ठी में एसएसपी के सख्त तेवर दिखे। एसएसपी प्रवीण डोभाल ने की मासिक अपराध गोष्ठी। जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ की गोष्ठी। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, त्योहारों और पर्यटन सीजन की तैयारियों को लेकर की विस्तृत समीक्षा। एसएसपी के संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश। कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पर अब होगा सीधे एक्शन। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत जनपद में निवासरत बाहरी राज्यों के लोगों का करे सत्यापन। गोदामों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों का करे फायर ऑडिट। आगामी पर्वों को लेकर पीस कमेटी की करे बैठक। सुरक्षा रखे चाक चौबंद। जघन्य अपराधों में करे त्वरित कार्रवाई।
न्यायालय में भी करे मजबूत पैरवी, कौकशी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई। अपराधियों की अवैध संपत्ति को करे चिन्हित, फरार और इनामी आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीमें करे गठित, परीक्षार्थियों को न हो असुविधा, धार्मिक स्थलों और समारोहों में ध्वनि मानकों का हो पालन अनिवार्य, चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बढ़ेगी पुलिस की विजिबिलिटी, अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय चेक पोस्टों पर करे सघन चेकिंग। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में देर रात्रि एक टेंट की दुकान में लगी भीषण आग में जलकर लाखों रुपए का सामान खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और पाए गए आग में किसी भी जनहानि की कोई भी सूचना नहीं है और आग लगने की वजह भी अभी पता नहीं चल सकी है। प्रथम दृष्टि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। देर रात्रि कनखल थाने के निकट स्थित गीत टेंट हाउस में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर फायर यूनिट तत्काल मौके पर पहुंची और तब तक दुकान में आग भीषण रूप धारण कर चुकी थी। इस पर फायर स्टेशन मायापुर से 2 फायर यूनिट और बुलाई गई और फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग व भयंकर धुएं पर पूरी तरह से काबू पाया। अग्नि दुर्घटना में टेंट हाउस का सामान पूरी तरह से जल गया व अन्य कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।